हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम ये डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने की संभावना है, हम उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो चलिए ये पूरी सीरीज शुरू कर रही हूँ, उसी में आज ये पहला पार्ट है और हम शुरू करेंगे। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, किस चीज की होती है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की या फिर विटामिन के की। तो यह सबसे अधिक मात्रा गोल्डन धान में जो होती है वो होती है विटामिन ए की। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, विटामिन सी और प्रोटीन, एंजाइम्स और हार्मोन्स। तो इसमें सही आंसर होगा आपका विटामिन सी। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो इसे आप रोक सकते हैं और आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप इसे टिक करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का काम नहीं है? कौन सा ऐसा काम है जो किडनी नहीं करती है? तो पहला है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, दूसरा है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, तीसरा है सी यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोनों का श्रावण करना। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा काम है जो किडनी का काम नहीं है? ये बात बहुत ध्यान रखा करिए कि जब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नहीं अगर आया है तो नहीं की बात है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करना। ये किडनी का काम नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला है, आंख में रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? फिल्म की, लेंस की या फिर शटर की या फिर डी आवरण की? तो इसमें सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका शटर। शटर इसमें सही आंसर हो जाएगा। शटर इसका सही ऑप्शन होगा। आगे है, एनोस्मिया किसे कहते हैं? यह क्या है? स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या फिर ऊष्मा संवेदना की कमी को? ये कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की संवाद जो शब्दावली है उसका भाग है? तो प्रोटोकॉल, लॉगिंग और आर्ची या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो तीनों चीज़ें हैं इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती हैं, क्यों होती हैं? ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो इन पर विशेष गौर दें। छायादार और अंधेरे स्थलों में आने के कारण उन्हें प्रकाश संश्लेषण का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है तथा इसलिए वे पोषण के लिए कीट पर निर्भर करती हैं। अगला है, वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूल हैं तथा इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर करती हैं। अगला ऑप्शन है, वे कुछ विटामिनों का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाती तथा अपने द्वारा पचाए हुए कीटों पर निर्भर करती हैं। डी ऑप्शन है, वे जीवित जीवाश्म के रूप में जैव विकास की उस विशेष अवस्था में ठहरी हुई हैं और स्वपोषी तथा परपोषी के बीच एक कड़ी हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वे नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूली हैं तथा इसलिए पर्याप्त नाइट्रोजन के पोषण को प्राप्त करने के लिए वे कीट पर निर्भर करती हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की क्लोरोक्वीन जैसी औषधि के प्रति व्यापक प्रतिरोध क्षमता पनपने के कारण मलेरिया से लड़ने के लिए मलेरिया वैक्सीन रोग निरोधक टीके विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन रोग जो निरोधक टीके हैं विकसित करने में क्या कठिनाई आती है, क्या समस्या आती है? तो इसमें देखेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है मलेरिया की कारक प्लाज्मोडियम की विभिन्न स्पीसीज हैं, इसकी बहुत सारी जातियां हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक संक्रमण के समय मनुष्य मलेरिया के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है वैक्सीन केवल जीवाणुओं के विरुद्ध विकसित किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है मनुष्य केवल मध्यस्थ परपोषी है, अन्य परपोषी नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कह रहा है प्राकृतिक संक्रमण के समय मनुष्य मलेरिया के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं करता। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें शायद आपको कम दिख रहा होगा। देखिए,
अगला प्रश्न है, कह रहा है कैंसर अर्बुद के उपचार में संदर्भ में साइबर नाइफ नामक उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो कह रहा है यह एक रोबोटी प्रतिबिंब निर्देशित प्रणाली है, यह अत्यंत सटीक मात्रा में विकिरण प्रदान करता है, इसमें अब मिलीमीटर परिशुद्धता प्राप्त करने की क्षमता है, या फिर यह शरीर में अर्बुद के प्रसार का मानचित्रण प्रदर्शित करता है या दिखाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। अगला है किंग कोबरा मात्र एक ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वह ऐसा घोंसला क्यों बनाता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, यह सर्प भक्षी है और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनता है। अगला है यह जीव प्रजनन सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यह अंडक प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चों को निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। अगला ऑप्शन कह रहा है यह एक विशाल अनियत तापी प्राणी है जिसे सर्दी के मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए घोंसले की जरूरत होती है। तो इसमें सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, यह एक अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चों के निकलने तक घोंसले की ये पहरेदारी करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में अधिक संक्रामक है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो दूसरा तो शायद आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा, लेकिन पहले में आपको ज़रूर कन्फ्यूज़न होगा, तो कन्फ्यूज़ ना हो, इसमें ए और बी दोनों ही सही है, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से फैलता है। बिल्कुल सही है। स्वाइन फ्लू के प्राथमिक उपचार में प्रतिजैविक की कोई भूमिका नहीं होती है। स्वाइन फ्लू का प्रसार शुअर प्रजाति के कारण होता है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो इसमें तीनों ही आंसर सही होंगे, ए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है जब किसी वृक्ष की छाल के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे मर जाता है, ऐसा क्यों होता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन, मृदा से जल वायवीय अंगों में नहीं पहुंच पाता, जड़ें ऊर्जा या भोजन से वंचित रह जाती हैं, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है, जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। अगला प्रश्न है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसमें क्या काम होता है, ये काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। न्यूट्रॉन की गति को ये कम कर देता है, तो न्यूट्रॉन की गति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप और देख सकते हैं, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना या नाभिकीय क्रिया को रोकना। सही आंसर इसमें ए है। अगला प्रश्न है कड़े जाड़े में झील की सतह बर्फ में जम जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है। झील जो होती है ऊपर से जम जाती है लेकिन उसका जो नीचे का हिस्सा है वो जमा नहीं रहता है, वहाँ पर तरल अवस्था में रहता है। तो क्या क्या कारण है उसके लिए देखते हैं। पहला है बर्फ ऊष्मा का कुचालक है। दूसरा है झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा को कोई हानि नहीं होती है। अगला है जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। अगला है इस संदर्भ में उपर्युक्त ए और बी सी तीनों कथन क्या सही नहीं है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। अगला है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है या फिर उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण एक्सेलरेशन प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगर देखिए ये कुछ नाम दिए हैं और किस किस ने क्या क्या आविष्कार किए, किन चीज़ों से है उसको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए जब हम बात करेंगे तो देखते हैं, अगर आप इसे मिलाना शुरू करते हैं तो देखिए नोबेल अल्फ्रेड, इनका है अल्फ्रेड नोबेल
डायनामाइट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कौन सा सिद्धांत है, इन्होंने क्या दिया था, पेंसिलिन का। और अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन का, तो इनका है विकास का सिद्धांत, और मैडम क्यूरी का है रेडियम पृथक्करण। तो अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। अगर आप मिलाएंगे तो इसका आपका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 3 1 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर हम सुमेलित की बात करें, एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन, अगला है एंटी नॉक एजेंट टेट्रा एथिल लेड, तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन, और एंटीबायोटिक क्वीन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स क्वीन, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखिएगा, जिंक कार्बन, कॉपर जिंक, जिंक कैडमियम और कार्बन कॉपर। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा आपका जिंक कार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विस्फोटों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। तो इसमें कार्डाइड में, ब्लास्टिंग जेलेटिन में, डायनामाइट में या फिर एमाटॉल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एमाटॉल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है क्रोम रेड, दूसरा है सोडियम थायोसल्फेट, तीसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और चौथा है कैलोमल। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर हम देखें, ज्वारनाशी पैरासीटामोल, दूसरा है प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड्स, और तीसरा है प्रतिरोधी एस्पिरिन, और चौथा है अस्थिक्षय रोधी कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ये, क्योंकि ये प्रतिरोधी एस्पिरिन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है बॉर्डेक्स मिक्सचर कॉपर द्वितीय सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदी नाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है बोरिक अम्ल औषधीय उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर आपको पता है कि हंसाने वाली गैस नाइट्रिक नहीं नाइट्रस ऑक्साइड होती है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही है, पर ये सही नहीं है। और ऑप्शन में हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगर बात करें ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकरण की दर नापने में, या फिर ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा वृद्धि दर नापने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो कमल, सूर्यमुखी और ग्लोरी लिली इसके बारे में, और बात है रेफ्लेशिया के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा पुष्प है वो है रेफ्लेशिया। ये सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको इसमें क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, PK एजुकेशन कोर के नाम से है।